सुप्रभात। मैं सौमिता पांडे। मानवशास्त्र से मेरा परास्नातक और शोध दोनों ही लखनऊ विश्वविद्यालय से रहा है और उसके बाद मेरा पोस्ट डॉक्टरल आईसीएसएसआर से रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के मानवशास्त्र विभाग में पढ़ाने का मेरा लगभग 5 वर्षों का अनुभव रहा है। तो आइए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे और पिछले कई सत्रों में हमने अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने बहुत सारे आयामों पर एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था, जिसमें कि हमने पिछले सत्र में खास तौर पे हमने अलग-अलग टूल्स के बारे में बात करी थी कि जब मानवशास्त्री किसी समुदाय के बीच में जाते हैं या उनको नीति निर्धारण या उनको परियोजनाओं के को क्रियान्वित करने के लिए उनको जब इन्फॉर्मेशन सूचना की ज़रूरत होती है, तो वो किस तरीके के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, कौन-कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि आज के संदर्भ में ख़ास तौर पे हम लोग ने रैपिड रूरल अप्रेज़ल की बात करी थी, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेज़ल टेक्निक्स की भी बात करी थी और उसमें उसके बाद हमने पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन यानी कि सहभागी क्रिया अनुसंधान और मूल्यांकन के बारे में विस्तृत चर्चा करी थी। जिसमें कि हमने ये बात करी थी कि ये जब सहभागी क्रिया अनुसंधान होता है और मूल्यांकन होता है तो उसमें उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें कि सबसे पहला होता है किसी भी समस्या का आइडेंटिफिकेशन करना और उससे संबंधित किस-किस तरह के लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट्स आते हैं, उसके बारे में बात करना या उनको निर्धारित करना, उनको आउटलाइन करना। उसके बाद उस समस्या से संबंधित जितनी भी हमें सूचना मिल सकती है, उसको एकत्रित करना और उस पर आधारित पॉलिसीज़ बनाना या प्लान्स बनाना और उसके बाद उसके उस उन पॉलिसीज़ और प्लान्स के संदर्भ में एक्शन लेना और फिर उससे जो रिजल्ट निकले या उसका जो आउटकम हो उसका इवैल्यूएशन करना। तो ये इन सारे स्टेप्स के साथ हमने बात करी थी सहभागी क्रिया अनुसंधान और मूल्यांकन की। इसके बाद हमने पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन या पार्टिसिपेटरी अप्रेज़ल की भी बात करी थी, जो कि अनुप्रयुक्त मानवशास्त्रियों द्वारा समुदाय के जो सदस्य होते हैं, उनके साथ साझा रूप से किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने में इस्तेमाल किया जाता है और ये जो भागीदारी मूल्यांकन होता है, इसका उपयोग ज़्यादातर नीति, योजना या कार्रवाई की प्रभावशीलता या उसके कार्यान्वयन के दौरान या उसके बाद उनको मापे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आम तौर पर उन विशेषज्ञों द्वारा ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भागीदारी दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। तो इन मूल्यांकनों को जो एथनोग्राफर्स होते हैं या जो मानवशास्त्री होते हैं, उनके द्वारा समुदाय के सदस्यों के सहयोग से डिज़ाइन और निर्देशित किया जाता है और इसमें किसी भी पेशेवर इवैल्यूएटर मूल्यांकनकर्ता का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सिर्फ़ जो मानवशास्त्री होते हैं और जो समुदाय होता है, उनके लोगों के बीच का तालमेल होता है, जिससे कि ये समस्या को फाइंड आउट करके और उसके संदर्भ में जो भी समुचित उपाय हो सकते हैं, उनका निर्धारण करते हैं, जिससे कि उस समस्या से निपटने के लिए नीति निर्धारण किया जा सके या और पॉलिसीज़ या प्लान्स को क्रियान्वित किया जा सके। इसके बाद हमने बात करी थी सॉन्डियो टेक्निक की, जिसका मतलब होता है टू साउंड आउट। तो ये भी एक सहभागी अनुसंधान क्रिया तकनीक है और ये उन लोगों के कौशल, विचार, समस्याएँ और उनकी जो प्राकृतिक सेटिंग्स हैं, जो नेचुरल सेटिंग्स हैं, उनके अनुभव पर एक जैसे हमने रैपिड रूरल अप्रेज़ल किया था, उसी तरह का एक त्वरित मूल्यांकन विधि है। ये जो है पारंपरिक सर्वेक्षण विधि से अलग है क्योंकि ये कंपैरेटिवली कम समय में डेटा एकत्रित करती है या डेटा को उत्पन्न करती है और इसके अलावा ये समस्याओं की पहचान, उपलब्ध संसाधनों या उपलब्ध समाधानों की योजना, कैसे उन जो भी समाधान है, उनको उनको योजना का तरीके से क्रियान्वयन, उसकी रूपरेखा करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और उसके बाद उसका मूल्यांकन करना, इन सब चीज़ों में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है ये टेक्निक। ये जो समुदाय है उनके बारे में सारी जानकारी जो पारंपरिक अनुसंधान सेटिंग में आम तौर पर छूट जाते हैं या फिर ऐसे समूह जो कि किसी भी समुदाय में पिछड़े हम कह सकते हैं माने जाते हैं, जैसे कि महिलाएँ हों या फिर कुछ ऐसे भी उस उन समुदायों में ऐसे समूह होते हैं जिनको कि आप ईज़िली अप्रोच नहीं कर सकते हैं। उनकी भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाती है। तो ये जो टेक्नीक है इसमें डेटा केवल प्राप्त और प्रसारित नहीं किया जाता है, जैसे कि
हम ट्रेडिशनल रिसर्च में करते हैं, बल्कि एक सहभागी क्रिया अनुसंधान तकनीक होने के नाते ये समुदाय के सदस्यों को समान रूप से उनके द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसके विश्लेषण और अंत तक जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें उस समुदाय के लोग या सदस्य भाग लेते हैं। तो ये जो सौंडियो है ये त्वरित पहचान जो तकनीक है इसकी हमें दरअसल ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि जो अन्य उपलब्ध तकनीक हैं उनकी तुलना में इसमें ये जो तकनीक है इसमें कम समय लगता है और अन्य उपकरणों के तत्वों जो समुदाय से संबंधित जितने भी तत्व हैं उनको ध्यान में रखता है, जैसे कि पारंपरिक सर्वेक्षण है किसी समुदाय से संबंधित, या जो प्रमुख जो इंटरव्यूज होते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यूज होते हैं, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, प्रतिभागी अवलोकन, ये इन सारी चीज़ों को मिला के और कम समय में उससे संबंधित ज्ञान या उससे संबंधित जो अनुसंधान होता है उसका रिजल्ट देता है। जो त्वरित मूल्यांकन आर्थिक तौर पे हम कहें तो जो उपयुक्त और अध्ययन के अंतर्गत जो समूह हैं उनकी प्राकृतिक सेटिंग में ही उनका वर्णन करना जो है वो समुचित होता है। इससे क्या होता है, जो पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप में जो होते हैं वो भी, या उस समुदाय से संबंधित जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी चिंताएं हैं, इसमें बाहरी हस्तक्षेप या पक्षपात जो है उस वो होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस तकनीक के फायदे ये हैं कि किसी भी विशेष समूह द्वारा जो भी स्थिति या समस्या है उससे संबंधित एक गहरी समझ प्रदान करता है, और इस तकनीक से संबंधित जो पेशेवर लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो दोनों मिलकर एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं, जिससे कि समृद्ध गुणवत्ता वाला डेटा इकट्ठा होने की संभावना होती है। ये जो टेक्निक है ये लोगों की विस्तृत भागीदारी और संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए कम लागत और समय प्रभावी होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि त्वरित मूल्यांकन के लिए ये एक फायदेमंद तकनीक है, मगर इस इन सब लाभ के से इतर इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि ये जो तकनीक है ये इसकी सीमा ये है कि बहुत अगर बड़े जनसंख्या के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, या इसकी लिमिटेशंस होती हैं, और इसमें जो अकाउंटेबल लोग हैं उनकी गोपनीयता के लिए समान व्यवहार की गारंटी देना मुश्किल होता है। और यदि इसे जल्दी से लागू किया जाता है तो एक अच्छी समुदाय रिपोर्ट विकसित नहीं की जा सकती है। मतलब अगर हम बहुत ही कम समय में हम कोशिश करें कि हम बहुत समृद्ध और बहुत गुणवत्तापूर्वक एक रिपोर्ट बना लें तो ये इसकी संभावना ज़रा कम होती है, जिससे कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको लगता है कि उन्हें किसी उद्देश्य के लिए ही उनका उपयोग किया जा रहा है, ना कि किसी अनुसंधान या किसी समझ को प्रदान करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एंथ्रोपोमेट्री की। तो एंथ्रोपोमेट्री जो है वो मानव शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनको नापने के उद्देश्य से बनाया हुआ, विकसित किया हुआ विज्ञान है, जैसे कि शारीरिक विविधता, विकास, स्वास्थ्य और डिजाइन को समझना मानव शरीर के परिप्रेक्ष्य में। एंथ्रोपोमेट्री का इतिहास काफी लंबा रहा है, जिसमें कि हम क्रेनियोमेट्री और जातीय वर्गीकरण, रेशियल क्लासिफिकेशंस, और इसके अलावा वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक अनुप्रयोगों को भी शामिल करते हैं। एंथ्रोपोमेट्री जो है वो शरीर के आकार, आकृति, संरचना, संयोजन, इन सभी पहलुओं पर डेटा प्राप्त करने के लिए कैलिपर, तराजू, स्टेरियोमीटर, इस तरह के अलग अलग उपकरणों का उपयोग करता है। और एंथ्रोपोमेट्री जेनेटिक्स, पोषण और पर्यावरण जैसे कारकों से प्रभावित होता है, और जनसंख्याओं में बदलाव को दर्शाने के लिए नियमित रूप से डेटा संग्रह को अद्यतन करने की जब आवश्यकता पड़ती है तो हम एंथ्रोपोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम किस किस तरह के उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जहां हमें मानव शरीर को मापना होता है तो हम अगर शरीर की लंबाई नापते हैं या उसकी सरकमफेरेंस नापते हैं तो उसके लिए हम एंथ्रोपोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ऊंचाई नापनी होती है तो हम स्टेडियोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर हमें किसी हड्डी का डायमीटर नापना होता है तो हम बाइकॉन्डाइलर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें शरीर में जो स्किन होती है उसकी अगर हमें थिकनेस मापनी होती है, या जो फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट जो होता है, उसको जब हमें मापना होता है तो हम स्किन फोल्ड कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। और शरीर का जो वजन होता है उसके लिए हम स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन उपकरणों के इफेक्टिव एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम जानें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए
ये एक प्रभावी संचार कौशल अध्ययन करने वाले लोगों के विश्वास जीतने और उनकी जो अपेक्षित प्रतिक्रियाएँ हैं, उनको प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो आजकल के जो परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की सोच या समस्याएँ हैं, उनके लिए अधिक प्रभावी और दक्ष उपाय देने में ये मदद करती है। और आज की सोच वाले जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो उनकी दुनिया में हमेशा आज कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में वो उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी योग्यता सिर्फ़ पारंपरिक अध्ययनों में, अनुसंधानों में ही नहीं होती है, बल्कि आज के दौर में अगर हम बात करें तो बिज़नेस और जो रचनात्मक विचार हैं, उसमें भी उनकी बहुत उपयोगिता होती है। कॉर्पोरेट दुनिया में जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है उसमें त्वरित परिणाम जो हैं वो आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो ये जो त्वरित परिणाम हैं ये अभिनिर्दिष्ट होते हैं और आम तौर पर किसी विशिष्ट निर्णय पर आने से पहले हर कदम को सावधानीपूर्वक मापते हैं। फील्ड सेटिंग्स में जाने से पहले जो अनुप्रयोगिक अन्वेषकों को लोगों, संगठनों और सामाजिक रीतियों के बारे में कुछ पूर्व ज्ञान जो है वो होना आवश्यक है। तभी वो जो इस तरह के उपकरण हैं उनका बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएँगे। अब हम बात करेंगे कैपेसिटी डेवलपमेंट की यानी कि क्षमता विकास। तो क्षमता विकास जैसे कि हम इस शब्द से समझ सकते हैं कि इसका लक्ष्य जो है वो सामाजिक परिवर्तन है और मानव विज्ञानियों ने विकास को सुविधाजनक बनाने और साथ ही साथ इसकी आलोचना करने माने इन दोनों ही आयामों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो क्षमता विकास के विभिन्न डोमेन हैं और खास तौर पे शासन और प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है और इंटरडिसिप्लिनरी स्पेसेस में भी ये विकास के इंटरडिसिप्लिनरी स्पेसेस में ये विकास के रूप में उनका अनुसंधान करने के और उनका अध्ययन करने के पहलू से ये जुड़ा हुआ है। तो ये मानव विज्ञान के समग्र और एकीकृत परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालता है, जो इसे क्षमता विकास का जो डिस्कोर्स है उसमें प्रभावी ढंग से शामिल होने में सक्षम बनाता है। ये जो क्षमता विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग से इसका कंपैरिजन किया जाता है जो कि एक पुराना शब्द है और जिसका अर्थ है शुरुआत से कुछ नया बनाना। तो जहाँ एक तरफ क्षमता निर्माण जो है वो कुछ नए बनाने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ क्षमता विकास जो है कैपेसिटी डेवलपमेंट वो एक और अधिक भागीदारीपूर्ण और एक कह सकते हैं फ्लेक्सिबल अप्रोच है उसका जो कि जो लोकल फैक्टर्स जो होते हैं उनमें जो मौजूदा कौशल है और जो ज्ञान है उस पर आधारित होता है। तो क्षमता विकास में शामिल जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कुछ जटिलताएं भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, मगर साथ ही साथ वो कई सारी चीज़ों को सरल भी बनाते हैं और उनको उनके परिणामों को नापने में और उनका मूल्यांकन करने में फैसिलिटेट भी करते हैं और कई बार ये चैलेंजेस भी उसमें होते हैं कि उनको कैसे मापा जाए। क्षमता विकास जो है वो अगर हम देखें तो 1990 के दशक से धीरे-धीरे उभरा है और डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में इसका जो अगर हम पूरे उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिस्टोरिकली भी और वंशावली के रूप में भी ये इस डिस्कोर्स को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे कि जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है, उसका विकास के संदर्भ में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है। तो इसकी शुरुआत अगर हम ऐतिहासिक तौर पे देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैरी ट्रूमन थे, उन्होंने पॉइंट 4 प्रोग्राम जो दिया था, उसमें उनका जो उद्घाटन में जो उनका भाषण था, उसमें उन्होंने विकास को एक विश्वव्यापी उद्यम के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना था, जो कि तीसरे विश्व युद्ध में के देशों में प्रौद्योगिकी के समांतरण और उनमें वृद्धि करने के लिए और ज़मीनी स्तर पर जो जीवन यापन की शैली है, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब हम बात करते हैं कॉलोनियल टाइम्स की, तो पुनर्निर्माण, उपनिवेशवाद और इसके अंत के बाद जो कोल्ड वॉर की हम बात करते हैं, उस समय पर खास तौर पर इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया गया और उसको देने के लिए जो सहायता कार्यक्रम हैं, उनको वो बहुत प्रासंगिक थे और उनको डेवलप किया गया और उनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो ये मित्र देश थे, इन्होंने समस्या का समाधान करने के लिए एक नया वैश्विक संस्थागत ढांचा बनाया, जिसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस थे। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र
जो था उसने तकनीकी सहायता एजेंसियाँ जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम बात करें या खाद्य और कृषि संगठन की बात करें, इसके अलावा शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अलावा प्रबंधित अर्थव्यवस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह को स्थिरता और उनकी वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जो आकार दिया था, उसमें भी क्षमता विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, जब हमने इससे पहले भी सत्रों में चर्चा की थी, तो द्वितीय या तृतीय विश्व युद्ध के बाद जो ये डेवलपमेंट का जो पैराडाइम था, अगर हम इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में देखते हैं, तो ये ऐतिहासिक रूप से जो स्थापित उपनिवेशी शक्तियां हैं, उन्होंने जो तीसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, उनको सहायता देने के लिए उनका जो अप्रोच था वो बहुत ही पेट्रियार्कल था, बहुत पितृसत्तात्मक था। तो 1970 के जो शुरुआती वर्ष थे, उसमें जनता ने, राजनीतिज्ञों ने और कुछ विकास कार्यकर्ताओं ने ये महसूस किया कि जो विकास की का ये जो दृष्टिकोण है, इसमें कुछ बहुत सफलता नहीं पाई जा सकी है। उनको खास तौर पर उनको इन विकास के जो कार्यक्रम थे, उनको क्रियान्वित करने के बाद भी उनको एक निराशा ही महसूस हुई। तो ये जो प्रयास थे, बहुत सारी विशाल परियोजनाओं के संदर्भ में और ये अलग-अलग सिद्धांतों के संदर्भ में उनके आधार पर एक केंद्रीकृत योजना द्वारा इनको वर्णित किया गया था, जिसमें विकासशील आधुनिकीकरण और ट्रिकल डाउन प्रभाव, जो कि एलन होमन द्वारा दिया गया था, जब उन्होंने प्रमुख विकास पैराडाइम के जातिवादी और टेक्निकल एप्रोप्रिएटनेस अप्रोच की बात की थी। तो उसमें उन्होंने ट्रिकल डाउन अप्रोच की बात की थी, माने कि जब भी डेवलपमेंट विकास की हम बात करते हैं, तो जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, वो जो जमीनी स्तर पे जो जनसंख्या होती है, उस तक बहुत जो उनका अंश पहुंचता है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इस दृष्टिकोण के साथ उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में भी माना था, क्योंकि उस समय हालांकि कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात हो रही थी और भी बहुत सारी नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा था, बहुत सारी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा था, मगर फिर भी कई देशों में जो जीवन की गुणवत्ता के सूचकांक थे, जैसे कि शिशु मृत्यु दर थी, जीवन काल, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय थी, खाद्य उत्पादन, इन सारी चीजों में सुधार तो हुआ नहीं था, बल्कि ये और ज्यादा गिर गया था। जो अमीर और गरीब देशों के बीच का अंतर था, वो और बढ़ गया था। तो इसलिए विश्व बैंक और यूएसआईडी ने 1973 में गरीबों पर और अधिक ध्यान देने की इच्छा से उन्होंने न्यू डायरेक्शंस के दिशा निर्देशों के तहत यूएसआईडी ने जितनी भी प्रस्तावित परियोजनाएं थी, उनको एक सामाजिक कह सकते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन की उनका प्रयास था। उस विश्लेषण से उनका ये मानना था कि जितनी भी परियोजनाएं हैं, वो इन सारे देशों के परिप्रेक्ष्य में, और क्योंकि उनके जो गुणवत्ता सूचकांक हैं, उनमें बढ़ोतरी या उनमें प्रगति नहीं देखी जा रही थी, इसलिए उनको उनके जो सामाजिक विश्लेषण है, उनके आधार पर करने की आवश्यकता थी, जिससे कि जो संभावित प्रभाव हैं, उनको समझने में मदद मिल सके। तो सामाजिक चरणों के विचार को परियोजना के चक्र में लाया गया था, जो कि परियोजना की डिजाइन और नीति को प्रभावित करता था। तो इन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए यूएसआईडी ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इसमें उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया, और 1980 में तक लगभग 50 का जो एक स्टाफ था और कम से कम 100 सलाहकार, उन्होंने इन सारे प्रयासों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया। विकास नीति और अभ्यास में सामाजिक और उनकी जो अध्ययनगत भागीदारी थी, उसको उस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भूमिका को सुनिश्चित किया गया था। तो इस प्रकार वे उन्नत ज्ञान, सिद्धांत और विधियों पर आधारित जो शिक्षण और अनुप्रयोगी क्षेत्रों के बीच में एक लाइवली कनेक्शन थे, उसको वो प्रदर्शित करते थे। इसमें अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, तो रिहैबिलिटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है इस संदर्भ में।
विश्व बैंक ने एंथ्रोपो में के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे माइकल सर्निया, जिन्होंने डेप्रिवेशन ट्रैप का भी एक कॉन्सेप्ट दिया है, तो उनके द्वारा अग्रणी जो अनुसंधानकर्ताओं ने 1980 के दशक में व्यापक नीतियों की संरचना की शुरुआत करी थी। तो इस तरह खाद्य कृषि संगठन और इसके अलावा कई अलग-अलग समुदाय नवीनीकरण की जो इकाइयाँ थीं, इस तरह की नीतियों को भी प्रैक्टिस किया गया। और 1980 से लेकर 2002 तक लगभग एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेरलिन हस्किंस ने और कैथरीन वार्नर, इन दोनों ने मिलके इन सारी नीतियों को निर्देशित किया। ये जो सीएफयू जो थी, इसका जो उद्देश्य था वो जनता, संसाधन उपयोगकर्ता, तकनीकी कार्मिक और नीति निर्माताओं की क्षमताओं को मजबूत करना था, जो कि भागीदारी आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़ने के लिए जो ज्ञान का प्रसार करके जो उसके की सब्जेक्ट्स थे, उनकी जानकारी भी हासिल की जाए। तो इस ये जो भागीदारी योजनाएँ थी, इनके मूल्यांकन और आय उत्पादन परियोजनाओं जैसे विशेष जो कार्य थे, उनके लिए एक मैनुअल और गाइड भी बनाए गए थे। ये जो प्रैक्टिस थी, डेवलपमेंट की जो प्रैक्टिस थी, वो 1980 के दशक से इसके दृष्टिकोण में खास तौर का बदलाव देखा गया और एजेंसियों ने जो जो गरीबी जो गरीबों के पक्षधर थे, जो उनके बारे में कार्य करने की जिनकी जो लोग कार्य कर रहे थे, उनके लिए जो नीति निर्धारण या परियोजनाएँ जो बना रहे थे और क्रियान्वित कर रहे थे, उन्होंने 1987 की जो ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी और उसके बाद जो 1992 का रियो अर्थ सम्मेलन हुआ था, उसके बाद उनका जो फ़ोकस था, वो सस्टेनेबिलिटी पर भी शिफ्ट हुआ था। तो जो व्यवस्थापक और विस्तारवादी अधिवेशन अधिकार, मानव क्षमताओं और स्वतंत्रता के विकास, इस तरह के जो संदर्भ थे, उनको आपस में जोड़ने की कोशिश की गई थी। जो विकसित देश थे, उनमें व्यक्तियों और संस्थाओं की क्षमता को मजबूत करना और विकास जो है उसको सफलतापूर्वक उसके रिजल्ट्स को पाने की जो कोशिश थी, वो इसके अप्रोच में महत्वपूर्ण थी। विकास जो है उसमें तकनीकी सहायता की कमियों को, जो भी तकनीकी कमियाँ थी, उनको दूर करने के लिए 1950 के दशक में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय दाताओं द्वारा प्रदान की गई विकास सहायता और तकनीकी सहायता जो है और क्षमता निर्माण की अवधारणा पर आधारित एक विकास दृष्टिकोण का परिचय दिया गया था, जिसमें कि जो प्राप्तकर्ता थे, उनके स्वामित्व की कमी को दर्शाया गया था। वो एक महत्वपूर्ण उसका बिंदु था, फ़ोकस था और जो स्थानीय परिवर्तन है, उसको प्रभावित करने की जो अक्षमता थी उनकी, अंतर क्षेत्रीय समन्वय की कमी और अपर्याप्त रूप से तैयार किए गए जो दृष्टिकोण थे, वो शामिल थे, जिनको कि एड्रेस करने की बात बाद के जो प्रयास थे, उनमें की गई। हालाँकि क्षमता विकास ने जो तकनीकी सहायता या तकनीकी सहयोग को प्रतिस्थापित नहीं किया, बल्कि ये जो अप्रोच थे, इनके साथ-साथ इनको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिससे कि जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट लाया जा सका। तो जो क्षमता निर्माण है, वो उस समय उभरा जब टॉप डाउन अप्रोच जो है, जो विकास की जो नीतियाँ थी, उसमें जो टॉप डाउन अप्रोच था, उसको तोड़ा जा रहा था और साझेदारी यानी कि पार्टिसिपेटरी और कम्युनिकेशन, इन दोनों को खास तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा था। मतलब कि जो टॉप डाउन अप्रोच था, यानी कि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी जो समझ है, उस हिसाब से वो नीति निर्धारण करें और परियोजनाओं को क्रियान्वित करें। इस तरह का जो दृष्टिकोण था, उसको तोड़ के और जो समुदाय है या समुदाय के जो लोग हैं, जो समूह हैं, उनकी साझेदारी और उनसे संवाद जो है, वो इन सारे जो कैपेसिटी डेवलपमेंट का नया पैराडाइम था, उसमें इस तरह की चीज़ों का एक महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभर रही थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उठाए गए कि कौन-सी क्षमताएँ, ऐसी कौन-सी क्षमताएँ जिनको विकसित किया जा सके या ये किसकी क्षमताओं की बात हो रही थी। तो ऐसे परियोजनाओं में हस्तक्षेप करने और ऐसे साझेदारों या प्रतिभागियों के रूप में जो एक खुले संवाद को बढ़ावा दिया जा सके, इस तरह के दृष्टिकोण को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था और क्षमता निर्धारण जो है उसके जो स्थानीय स्वामित्व की ओर उसको बढ़ाने के लिए पैराडाइम शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि उस समय जो आर्थिक सहयोग के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, जिनको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओसीईडी जो था 1996 में, और उसके साथ ही व्यापक परिवेश में बाहरी कारकों की भूमिका को भी एक बढ़ती हुई पहचान दी गई थी। और उसके बाद अगर हम आज की कई नीतियों में देखें, तो
अगर हम उनके डॉक्यूमेंटेशन को देखें, तो जो क्षमता विकास है उसको हम 3 स्तरों पर पहचान सकते हैं, सामाजिक, सोशल, संस्थागत, स्ट्रक्चरल और व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल। तो इन स्तरों पर यूएनडीपी ने इन इन 3 स्तरों की पहचान की है और उनके अनुसार जब हम कैपेसिटी डेवलपमेंट के संदर्भ में जब हम दस्तावेज़ों को देखते हैं, तो इन 3 स्तरों पर हम उनको समझ सकते हैं। तो ये जो सहायता थी इसकी प्रभावशीलता पर 2005 में पेरिस घोषणा ने क्षमता विकास को सहायता प्रभावशीलता का एक आवश्यक और कह सकते हैं कि पूर्व शर्त बताया कि नीतियों और कार्यक्रमों के परिणामों के लिए योजना बनाने, प्रबंधित करने, कार्यान्वित करने और उनका लेखा-जोखा करने की जो क्षमता है, विश्लेषण और संवाद से लेकर कार्यान्वयन, निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन तक। मतलब बिल्कुल रूडिमेंटरी स्टेज से लेकर और डेवलप्ड स्टेज तक, जहाँ पे कि हम किसी भी समुदाय से संबंधित या किसी भी समस्या से संबंधित हम जो नीति या कार्यक्रम बनाते हैं, उनको मापा जाए, उनको प्रबंधित किया जाए, कार्यान्वित किया जाए, उनका लेखा-जोखा रखा जाए और उसके बाद उसका विश्लेषण हो और उससे संबंधित एक संवाद भी किया जाए। तो विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये जो चरण थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे और यही वो चरण थे जो कि कैपेसिटी डेवलपमेंट में एक पैराडाइम शिफ्ट ला सकते थे। 1990 के दशक के मध्य में जितने भी प्रमुख बहुपक्षीय, द्विपक्षीय जो एजेंसियां थी, सहायता एजेंसियां और गैर सरकारी जो विकास संगठन थे, उन्होंने अपनी नीतियों का एक मुख्य तत्व के रूप में क्षमता निर्धारण को अपनाया था और इस प्रकार वैचारिक रूप से क्षमता विकास अंतर्गत क्षमताओं को सशक्त बनाने और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है बल्कि, और स्थानीय संसाधनों जैसे कि लोग, कौशल, जो टेक्नोलॉजीज हैं, संस्थानों का जो अधिकतम लाभ उठाया जा सके, ये इस पर निर्भर करता था कि जो सतत परिवर्तन के पक्ष में काम किया जाए। ये इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि जो फर्स्ट जो इनका जो प्राइमरी इनकी प्रथा है और इसके अलावा जो विस्तार और विचार जो हैं उनके वो उस समुदाय से संबंधित जो भी उनकी मान्यताएं हैं उसके आकार में फिट होने के बजाय जो उसके लिए बेस्ट फिट है उसके संदर्भ में हम बात करें, उसके संदर्भ में हम प्रयास करें और जिससे कि जो मानव विज्ञानी थे वो हमेशा ही इस बात का समर्थन करते हुए आए थे कि संस्कृति, संदर्भ, क्षमता और परिवर्तन के बीच एक संबंध है जो कि बहुत जटिल है और क्योंकि क्षमता और परिवर्तन के संदर्भ में ये दोनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे के भीतर समाहित होते हैं, तो इसलिए इनको समझना या इनमें अगर कोई परिवर्तन करना है या इनको इनसे संबंधित कोई एक हमें किसी तरह के उपायों का या निदानों का को हमें आउटलाइन करना है, तो हमें इन सारे आयामों को समझना होगा। जो संदर्भ जो क्षमता विकास प्रक्रिया है उससे उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखें तो ये सारे ही संदर्भ जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये इसमें कई सारे ऐसे भी आयाम हैं जिनको जो बहुत ही जटिल हैं, जो चैलेंजेस के रूप में हैं, तो उनके बारे में विश्लेषण करना और उसके बाद ही हम उनसे संबंधित किसी तरह का के निदानों की हम को हम बना सकते हैं। तो क्षमता विकास की जो अवधारणा है वो हमने जैसे कि देखा स्थानीय क्षमताओं को उसका जो कोर फोकस था, केंद्र बिंदु था, वो स्थानीय क्षमताओं को सशक्त करना था। इसके बाद हम बात करेंगे सिविल सोसाइटीज की और राज्य की। तो ये सिविल सोसाइटीज जो है इनका इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है स्टेट में, राज्य में। तो मानव शास्त्रियों का जो सिविल सोसाइटी और राज्य के मामलों में भागीदारी जो है वो विकास के साथ-साथ और समय के साथ-साथ काफ़ी बदल गई है। जो अमेरिकी मानव शास्त्र संघ है, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन, उसके अनुसार जब हम आधुनिक मानव शास्त्री जो है वो केवल विचित्र स्थानों में काम करने तक सीमित नहीं है, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में पाया जा सकता है। जैसे कि आज के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में, तो जो कॉर्पोरेट्स हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, गैर लाभकारी संगठन जो हैं, इस तरह के सभी आयामों में जो मानव शास्त्री हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उपनिवेशी प्रसंगों में मानव शास्त्र का उपयोग करने के जो प्रारंभिक समर्थक हैं रैटक्लिफ ब्राउन, उनका एक महत्वपूर्ण काम है, जिन्होंने केप टाउन विश्वविद्यालय में अफ्रीकी जो समुदाय था
रैटक्लिफ ब्राउन का काम उनके ऊपर था और उनका उद्देश्य जो था वो ब्लैक और वाइट आबादी के बीच काम करना था। और इसी तरह अगर हम एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानव विज्ञानी है, रूथ बेनेडिक्ट, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी और अमेरिकियों के ऊपर उनका काम था और उन्होंने समूह परीक्षा और इसके साथ जो संयुक्त राज्य सरकार के जो लगभग 1945 के आसपास जो इनका संस्कृति मंत्रालय था, इसके अंतर्गत मानव विज्ञान के सांस्कृतिक और भौतिक पहलुओं का अध्ययन किया था। इसके बाद 1945 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और जो सामाजिक मानवशास्त्रीय ज्ञान विशेष रूप से जनजातियों जो कि मार्जिनलाइज समुदाय थे, हाशिए पर जो समूह थे, उनकी सामाजिक और स्थानिक रूप से वो बहिष्कृत से थे, तो उनसे संबंधित जो मुद्दे थे उनको हल करने में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सरकार ने विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातीय अनुसंधान यानी कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी स्थापना की है और ये जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं ये ज्ञान केंद्रों और अनुसंधान केंद्रों के रूप में काम करते हैं जो जनजातीय विकास और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए काम करते हैं और वो सरकार के सलाहकार के तौर पे भी काम करते हैं कि किस प्रकार ये जो हाशिए पर जो समुदाय हैं इनकी संस्कृति को, इनकी विरासत को संरक्षित किया जा सके। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे जो राज्य हैं उनमें उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो सक्रिय रूप से उन्होंने अध्ययन किया है और उससे संबंधित जो सहायता है वो भी प्रदान की जाती है इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अब हम बात करेंगे सिविल सोसाइटी और स्टेट की। तो सिविल सोसाइटी जो है अगर हम बात करते हैं किसी लोकतंत्र की, तो स्टेट जो होता है उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है किसी समाज में इक्वालिटी को डेवलप करना, एक समान उसको बनाना और जो जीवन चक्र के दौरान जो व्यक्ति होते हैं, जो समुदाय के लोग होते हैं, उनकी रक्षा करना। तो जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो इसकी उपस्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के कारण होती है और इसलिए दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता रहता है। जो सिविल सोसाइटी होती है वो लोकतंत्री सिद्धांतों और परंपराओं का पालन करती है और सामाजिक सौहार्द और एक स्व उत्पन्न मैकेनिज्म इसका होता है जो कि जिसका जो कोर इंटेंट होता है वो होता है सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना या उसको बढ़ावा देना। इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो सिविल सोसाइटी जो है वो एक संबंध निर्माण है बेसिकली, जिसमें कि परिवार, व्यवसाय और राज के संबंध को परिभाषित किया जाता है। सिविल सोसाइटी के जो क्लासिकल सिद्धांत हैं इसमें परिवार और राज के प्रतीक स्वैच्छिक संघों को के रूप में इसको संदर्भित किया गया है। जैसे कि राज्य से अलग जो सिविल सोसाइटी होती है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति जो समाज के लोग, जो समुदाय के लोग हैं, वो एक साथ आते हैं और एक समूह बनाते हैं और सामान्य उद्यम चलाते हैं और उनके और समुदाय से संबंधित या समाज से संबंधित जो हित हैं उनको साझा करते हैं। और कभी-कभी ये जो मामले हैं ये इतने महत्वपूर्ण मामलों पर जो जैसे हम कह सकते हैं, अगर किसी समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो धर्म या इस तरह के मामलों पर ये संवाद नहीं करते हैं। मंदिर, मस्जिद, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उस पर संवाद नहीं किया जाता है। ये नागरिक जो स्वयं सहायता समूह जो एसएचजी हैं उन इस तरह के इनके इनिशिएटिव्स होते हैं और ये समाज में जो हम कह सकते हैं जो शोषित वर्ग है या जो हाशिए पे जो समुदाय हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए खास तौर पर ये काम करते हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए एसएचजी बनाना और इसके अलावा राज्य और परिवार के बाहर जो स्थानीय महिलाएं हैं उनके लिए भी स्वैच्छिक संघ के रूप में उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो प्रयास होते हैं वो खास तौर पर इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य के विरुद्ध जो सिविल सोसाइटी होती हैं। तो इस भूमिका में नागरिक समाज जो है वो केवल राज्य से अलग एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसको हम एक एजेंसी या एक एजेंट के रूप में देख सकते हैं जो राज्य के साथ बातचीत करता है और वास्तव में उसका विरोध करता है। जैसे कि कई बार ऐसी नीतियां होती हैं या इस तरह की नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है जिसे कि सिविल सोसाइटी या समुदाय आमतौर पर यह मानता है कि वो उनके हित के लिए नहीं है या जिससे कि उनको क्षति पहुंच सकती है। तो उस
परिपेक्ष में जब हम देखते हैं तो सिविल सोसाइटी एक एजेंट की तरह काम करती है, जो आम समुदाय के हितों की रक्षा करती है। वो राज्य से एक संवाद करती है। और जैसे कि अगर हम इसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम ले सकते हैं, 2011 में जो अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में एक भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन बनाया गया था, तो वो एक स्वैच्छिक संघ था, जो सरकार द्वारा कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कानून की स्थापना और प्रवर्तन के लिए जो विरोध करने के लिए पूरे भारत में एक साथ ये लोग आए थे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, या हम उन्हें लोकनायक कहते हैं। तो इनके द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, विशेषकर युवाओं के लिए से संबंधित जो इनके आंदोलन थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा आपातकालीन शासन का प्रयोग करने के रूप में जो इनके प्रयास थे, इस तरह के जो उदाहरण है उनको हम देख सकते हैं राज्य के विरुद्ध जो सिविल सोसाइटी के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, जो उनके प्रयास होते हैं। तो इन दोनों ही उदाहरणों में, इन दोनों ही मामलों में परिणाम स्वरूप एक नई सरकार का गठन हुआ था। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक सरकार बनाई थी, और 1977 में राष्ट्रीय स्तर पर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मगर इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने की बात है कि इन समूहों ने सरकारी जो निकाय हैं उनमें तब्दील होने के बाद ये जो दोनों ही लोग थे, ये सिविल सोसाइटी, इन दोनों में से कोई भी सिविल सोसाइटी जो है बन के नहीं रह पाया था, क्योंकि फिर वो एक राज्य का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य के समर्थन में या साझेदारी में जो सिविल सोसाइटी काम करती है। तो 1970 के दशक में 1970 के दशक में जो सार्वजनिक सेवाओं की जो डिलीवरी थी, उस डिलीवरी के लिए सरकार ने विस्तार से काम किया था, जिसमें कि नागरिक समाज के संगठन को जन्म दिया गया था। इस समूह को में जो गैर सरकारी संगठन है या जो गैर लाभकारी संगठन है, जिन्हें हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। हालांकि ये जो एनजीओज होते हैं, एक स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन ये सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं। इसमें अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जो आज के दौर में जो गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे हम देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे गैर सरकारी संगठन थे जिन्होंने सरकार के जो प्रयास थे उनको आम लोगों तक पहुंचाया, जो उनके जो खाद्य से संबंधित जो आवश्यकताएं थी या मेडिकल संबंधित जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए। इसके अलावा और हम ऐसे बहुत सारे आयाम देख सकते हैं, जैसे कि जिस समय एचआईवी से संबंधित जो सरकार के जो प्रयास थे, या इसके अलावा जो अलग-अलग क्षेत्रों में, चाहे वो मेडिकल हो या वो लीगल हो, जिसमें कि अपने हितों के बारे में जानना, कानून के बारे में जानना। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जहाँ पे ये गैर सरकारी संगठन और गैर लाभकारी संगठन जो हैं, वो सरकार के प्रयासों को हम कह सकते हैं कि उनको कम्युनिकेट करते हैं, उनका संप्रेषण करते हैं आम लोगों तक, और सरकार के प्रयासों को क्रियान्वित करने में उनकी एक बड़ी भागीदारी रहती है। तो भारत ने जब पहली बार पंचवर्षीय योजना जो बनाई थी 1985 में, और उसके बाद 1992 में जो योजना थी, उसमें सरकार ने राज्य और समाज के बीच की खाई को पाटने के लिए खास तौर पर एनजीओज की भागीदारी को प्रोत्साहित किया था। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य के साथ संवाद में नागरिक समाज, यानी कि जब स्टेट के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन करना हो तो उसमें सिविल सोसाइटी की किस तरीके की भूमिका रहती है। तो ये वो जगह है जहाँ पे सिविल सोसाइटी के भीतर जो उनके अपने जो विचार होते हैं, या लोगों के हित और मूल्य या विचारधाराओं को आवाज दी जाती है, और सरकारी नीतियों या कार्यक्रमों को प्रभावित करने के लिए खास तौर पे ऐसा किया जाता है। तो इसका एक उदाहरण हम कह सकते हैं थिंक टैंक है, और अलग-अलग पूरे विश्व में अलग-अलग देशों में थिंक टैंक काम करते हैं। जैसे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में थिंक टैंक जो है, और सिविल सोसाइटी प्रोग्राम द्वारा किए जाने वाला एक सर्वेक्षण, जिसमें कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन को दुनिया में शीर्ष थिंक टैंक के रूप में स्थान दिया गया। 5 भारतीय थिंक टैंक जो हैं वो दुनिया भर के जो शीर्ष 150 की सूची है उसमें उन्होंने जगह पाई है। और रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर भारत में लगभग 509 थिंक टैंक हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जिनको दूसरा स्थान दिया जाता है। तो जो थिंक टैंक जो है
दुनिया भर के शीर्ष थिंक टैंक में इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस जो है वो रैंक 42 पर है, और सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी CCS जिसे हम कहते हैं वो 83 उसकी रैंक है। और इसके बाद एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है उसकी रैंक 111 है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है उसका जो स्थान है 118वें पायदान पे है। ये डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स जो हैं जो नाम का जो थिंक टैंक है वो 140वें स्थान पर है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ये सब भारत से भारत के थिंक टैंक्स हैं, थिंक टैंक की श्रेणी में आते हैं, जो कि 150 की जो शीर्ष 150 की जो सूची है उसमें इनका स्थान है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो 150 के बाद हैं मगर जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर हम बात करें जो सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च की हम बात कर रहे हैं तो वो 176वें स्थान पर रखा गया है। और मैगिन 2019 में वैश्वीकरण और उदारीकरण के उदय के साथ नागरिक समाज के लिए एक और महत्वपूर्ण स्थान खुला है और इसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था के उस हिस्से को ये संदर्भित करता है जो ना तो निजी है और ना ही सार्वजनिक है। मतलब कि हम कह सकते हैं जो सिविल सोसाइटी है वो असल में एक बफर की तरह काम करती है, जो कि समाज और समुदाय के लोगों के बीच काम करती है, उनके हितों के लिए, उनके मूल्यों के लिए। और इसके अलावा समाज के जो हाशिए पे जो समुदाय हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें लोगों तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए, किसी भी क्राइसिस के समय जो सरकार के जो प्रयास होते हैं उनको व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए, इस तरह के जो प्रयास होते हैं इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसके अलावा सामाजिक अर्थव्यवस्था जो है अ, जो सरकार के जो प्रयास होते हैं और लोगों से संबंधित जो प्रयास होते हैं, इन दोनों के बीच में जो तालमेल बिठाने का एक कार्य हम कह सकते हैं कई बार, वो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। इसका उपयोग जो है वो सदस्यों के समुदाय या समाज की भलाई के लिए किया जाता है और इसे एक सामाजिक उद्यम भी कहा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से सामाजिक उद्देश्यों के साथ सामाजिक उद्यमी या सामाजिक व्यवसाय शामिल होते हैं, जहाँ मुख्य रूप से व्यवसाय में हम कह सकते हैं कि पुनर्निवेश किया जाता है, जिससे कि समुदाय को की भागीदारी को बढ़ाया जा सके और उनको उनके लाभ में हिस्सेदारी के साथ-साथ जो उनके प्रयास हैं उसमें एक सामाजिक उद्देश्य भी प्रदान प्रदान किया जा सके। जो सामाजिक अगर हम कहें तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सेवा, जो एक ग्रामीण फाउंडेशन है और जो रिमोट और खासतौर पर रिमोट और रूरल एरियाज में पिछड़े हुए जो हिस्से हैं उनमें उनके बीच में काम करती है। और ये एक सामाजिक उद्यम भी है और साथ ही साथ इसका एक सामाजिक उद्देश्य भी है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेट, यानी कि आखिर राज्य होता क्या है, इसका इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या अवधारणा है। तो सिविल सोसाइटी और राज्य जो है इसके बीच अंतर करने के लिए राष्ट्र, देश और राज्य के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। एक देश और राज्य जो है ये पर्यायवाची शब्द हैं, जहां दोनों स्वशासी राजनीतिक संस्थाओं पर लागू होते हैं। हालाँकि हम कह सकते हैं एक राष्ट्र उन लोगों का समूह है जो समान संस्कृति को साझा करते हैं, लेकिन उनके पास संप्रभुता नहीं हो सकती है। मतलब कि जो अलग-अलग समुदाय हैं, अलग-अलग संस्कृतियाँ, ऐसा नहीं है कि वो ऑटोनॉमस बन जाएँ। तो जब वो पूरे एक किसी बड़े हम कह सकते हैं एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट की तरह हम इसको देख सकते हैं। तो एक राष्ट्र के अंदर बहुत सारे समूह हो सकते हैं जिनकी संस्कृतियाँ समान भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो राज्य जो है वो व्यक्तियों का समुदाय है जो क्षेत्र के एक निश्चित हिस्से पर स्थायी रूप से कब्जा रखता है। उसकी अपनी सरकार होती है और जो वहाँ के जो निवासी होते हैं वो उसके जो आज्ञा होती है राज्य की जो उसका पालन करते हैं और बाहरी नियंत्रण से वो मुक्त रहते हैं। तो राज्य जो क्षेत्र है उसमें 3 अधिकारों का दावा किया जा सकता है। पहला तो क्षेत्रीय अधिकार, यानी कि उनका एक क्षेत्र होता है, उनकी एक डिफाइंड ज्योग्राफी होती है जिसके भीतर समुदाय के लोग रहते हैं। और ये जो अधिकार है राज्य को परिभाषित क्षेत्र से संबंधित परिभाषा के लिए, उस क्षेत्र से संबंधित कानून बनाने के लिए और
हालाँकि उसमें देश जो राष्ट्र के कानून होते हैं उनका भी पालन होगा, मगर जो स्टेट्स होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनके कुछ अपने भी कानून होते हैं। जैसे अगर हम रिज़र्वेशन में देखें, तो बहुत सारी जगहों पे जब आप रिज़र्वेशन की बात करते हैं, तो वो स्टेट डोमिसाइल कंसिडर करते हैं। यानी कि जो लोग उस ख़ास तौर पे उस भौगोलिक क्षेत्र के निवासी हैं, उनको ही रिज़र्वेशन में प्रेफ़रेंस मिलता है। तो इस तरह जो राज्य होता है उसमें क्षेत्राधिकार तो होता ही है। हालाँकि पूरे राष्ट्र के कानूनों का पालन होता है, उसके साथ कुछ ऐसे भी अधिकार होते हैं और कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो राज्य स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा है वो अपने क्षेत्र में संसाधनों पर अधिकार। तो किसी भी स्टेट के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो खनिज है, तेल है, प्राकृतिक संसाधन है, इन सब का उपयोग और इनका नियंत्रण करने के लिए जो नीतियाँ विकसित की जाती हैं या इनकी बिक्री और राजस्व से संबंधित से संबंधित जिस तरह की नीतियाँ होती हैं, घरेलू बाजार में निर्यात करने की जो नीतियाँ होती हैं, वो सेंटर के लेवल पे भी होती हैं और वो स्टेट के लेवल पे भी होती हैं। तो राज्य की अपनी नीतियाँ भी होती हैं इन सभी डायमेंशन से रिलेटेड और पूरे नेशनल लेवल पे भी ये नीतियाँ होती हैं। इसके अलावा जो तीसरा आयाम है वो सीमाओं पर नियंत्रण का अधिकार, यानी कि राज्य के लोगों की आवाजाही अपने लोगों की जो उसकी सीमाएँ हैं उस पर आवाजाही को नियंत्रित कर सकता है और इसके क्षेत्र के भीतर जो संसाधन हैं, सामान जो हैं, जो सेवाएँ हैं, इन सब पे भी क्षेत्राधिकार होता है राज्य का। तो इसलिए राज्य कर्मियों का एक सामूहिक समूह जो कानून के शासन के आधार पर निर्णय लेने वाले जो प्राधिकारी हैं, उनके उनके पदों पर उनको न हम कह सकते हैं कि फैसिलिटेट करता है। अगर हम समकालीन लोकतांत्रिक दुनिया में राज्य के जो 3 विशिष्ट निर्णय लेने वाले अधिकार हैं, राज्य एक प्रशासनिक और संस्थागत कानूनी प्राधिकारी के रूप में निर्णय लिया जा सकता है। दूसरा राज्य एक शासक वर्ग के रूप में जो सार्वजनिक नीति तय करता है और तीसरा समाज में शासन के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियामक आदेश हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य जो है वो एक एजेंसी के रूप में उन निर्णय लेने के अधिकार उसके पास हैं। हालाँकि कुछ क्षेत्रों में और सामाजिक समूहों में राज्य का हस्तक्षेप विफल हो सकता है, मगर राज्य की जो पूर्ण जिसे हम कहेंगे जो डोमिनेशन है या जो उनका कंट्रोल है वो कभी भी एक विकल्प नहीं माना जा सकता है। ये स्थितियाँ जो हैं वो राज्य और समाज के बीच की खाई को पाटने के लिए संलग्न होने वाले जो समाधान हैं उनको प्रदान करने के लिए अ, इन इन सारे संदर्भों में जो भी विषमताएँ हैं या जो भी राज्य के बीच में, उसकी मशीनरी के बीच में और जो समुदाय है और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, इन सारी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि राज्य के संदर्भ में मानव विज्ञान जो है उसका क्या स्कोप है। तो दुनिया भर में विकास जो है उसकी सफलता का श्रेय जो है वो समाज और लोगों की समझ में आ गया है जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हम कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करें या अगर हम मानव शास्त्रियों की भूमिका पे बात करें, रैपिड रूरल अप्रेज़ल की बात करते हैं, पार्टिसिपेटरी जिससे जिससे भी जिन भी तरीकों से हम समस्याओं को समझते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित हम निदान निर्गत करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं विकास में जो प्राप्तकर्ता समुदायों के प्रतिनिधित्व का जो संकट था उसको एड्रेस करने के लिए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो मानव विज्ञानी हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण जगह भी बनाई है और उनकी भूमिका भी रही है। मानव विज्ञान संस्कृति, परंपरा, शक्ति, अर्थव्यवस्था, इतिहास इन सभी को एक विश्लेषणात्मक ढांचे में एकीकृत करके और हम कह सकते हैं समग्र रूप से उपकरण प्रदान करता है इनका अध्ययन करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजी द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो लेवी-स्ट्रॉस ने लिखा हुआ उनका एक आर्टिकल है उसमें 1858 में उन्होंने 2 मुख्य इंजीनियरों को हम कह सकते हैं उन्होंने लिखा है कि 2 मुख्य इंजीनियरों का जन्म हुआ जिन्होंने राज्य और समाज की खाई को पाटने का प्रयास किया। मानव विज्ञान का जो की जो भूमिका है वो किसी भी समाज से संबंधित, किसी भी समुदाय से संबंधित समस्याओं को लेकर जो समाधानों को डिज़ाइन करना है, जो जो क्रियाओं जिस तरह की
क्रियाओं को आउटलाइन करना है, उसमें फ्रांस बोआस अमेरिका के और लेवी स्ट्रॉस इन दोनों ही मानव शास्त्रियों का अमेरिका के फ्रांस बोआस और फ्रांस से एमिल दुर्खीम जो हैं, ये 2 मानव शास्त्री जो हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हम वांछित विकास जो है, जो जो हमने टारगेट किया है, उसमें उसकी कमी में उन प्रयासों की में को अगर हम पूरी तरह से नहीं उनको हम एक्सपेडाइट कर पा रहे हैं, हम पूरी तरह से उन पे नहीं हम सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, तो उनमें किस तरह की कमी है, उससे संबंधित जो उभरने वाले मुद्दे हैं, उनके समाधानों के लिए मानव विज्ञान जो है लगातार प्रयासरत रहा है और उसने अनेक अलग-अलग तरीकों से उसने अपने विज्ञान को विकसित किया है, जिससे कि वो इस तरह की समस्याओं को एड्रेस कर सके। तो मानव विज्ञानियों के विकास के लिए जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो एक स्वाभाविक क्षेत्र है। वेरियर एल्विन के काम से प्रेरित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में विकास को संबोधित करने के लिए राजनीति के जो दिशा निर्देश थे, उनको अपनाया था, जो आज भी मान्य हैं। तो जनजातीय विकास के 5 सिद्धांत थे। लोगों को उनकी अपनी प्रतिभा के अनुसार विकसित होने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन पर कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, भूमि और जंगल में जनजातीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों को शामिल होने से उनको शामिल करने से बचना चाहिए। जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उसमें अति प्रशासन ना हो और जो विकास के जो कार्य हैं, विकसित मानव चरित्र की गुणवत्ता को आंका जाना चाहिए और अ, उसी के सापेक्ष जो नीतियाँ हैं, जो परियोजनाएँ हैं, उनको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मानव विज्ञान का जो दायरा है, हालाँकि वो विवादास्पद तो है, मगर जब से ब्रेनिस्लॉ मेनिलोस्की ने अफ्रीकी औपनिवेशिक प्रशासकों के नीति सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया कि मानव विज्ञानियों की भूमिका की वकालत की और इवन पिचर्ड ने इसके विपरीत जब हम बात करते हैं तो इवांस प्रिचर्ड जो है उन्होंने नीति निर्धारण और इस तरह की चीज़ों से मानव विज्ञानियों को दूर रहने की सलाह दी। तो मानव विज्ञानियों की व्यवहारिक भागीदारी से दूरी बनाने का जो उनका आग्रह था, वो कुछ और भी मानव शास्त्रियों ने किया। मगर जब हम विकास की वैश्विक स्तर पर बात करते हैं, संरचनात्मक नीतियों के संदर्भ में बात करते हैं, तो जो मानव विज्ञान है, उसका हम कह सकते हैं केंद्र बिंदु भी लोगों का विकास और लोगों की संस्कृति, उनकी जो मान्यताएँ हैं, उनका समसामयिक मुद्दों से उनका तालमेल बिठाना, ये मानव शास्त्रियों का एक महत्वपूर्ण उनका एक प्रयास रहा है। तो हम कह सकते हैं मानव विज्ञान विकास विशेषज्ञ जो हैं वो स्पष्ट रूप से व्यावसायिक क्षेत्रों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी उनकी जो भूमिका है वो इस तरह के मुद्दों में महत्वपूर्ण रहती है। अ, अगर हम बात करें गैर सरकारी संगठन के संदर्भ में, तो एक लेख में पुटिंग सिविल सोसाइटी इन अ प्लेस में 2009 में नीरा चंदोक ने लिखा है। वो एक प्रश्न पूछती है कि जो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए एक एजेंट के रूप में सिविल सोसाइटी जो है या जो एनजीओ हैं, उनके हस्तक्षेप की सीमाएँ क्या होनी चाहिए? तो राज्य और नागरिक समाज के बीच सहयोग के लिए जगह बनाने वाले जो गैर सरकारी संगठन हैं, उनकी 3 महत्वपूर्ण सीमाओं को परिभाषित किया गया है। पहला है गैर सरकारी संगठनों के पास संसाधन नहीं होते हैं, वो गरीबी और अभाव में को कम करने के लिए ये संसाधन ज़रूरी है और ये जो है वो राज्य सरकार के दायरे को बढ़ाकर कल्याण और विकास की जो परियोजनाएँ हैं उनको लोगों तक पहुँचा सकते हैं एनजीओ अपने प्रयासों द्वारा। दूसरा जो एनजीओ है वो वितरणात्मक न्याय की जो योजनाएँ हैं, उनको लागू नहीं कर सकते हैं। ये उसकी दूसरी सीमा है जिसके लिए संसाधनों को समाज के बेहतर और बदतर वर्गों तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। और तीसरी जो सीमा उन्होंने परिभाषित की है, वो एनजीओ उन स्थानों की स्थापना और मजबूती नहीं कर सकते हैं, जो सार्वजनिक नीति को लागू करते हैं। तो गैर सरकारी संगठन एनजीओ जिन्हें हम अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में भी मानते हैं, इसमें मानव शास्त्रीय ज्ञान जो है उसको वो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण आयाम है इसका और गैर सरकारी संगठनों को दुनिया भर में समाज में महत्वपूर्ण विकास के लोकल एक्टर्स के रूप में मान्यता प्राप्त है।
तो गैर सरकारी संगठनों का जो दायरा है वो किस प्रकार का हो सकता है? वो धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में परोपकार का समर्थन करने के लिए या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे हम सीएसआर कहते हैं, जो आज के संदर्भ में सारी ही जो एमएनसीज हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि उन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। उसके तहत वो विकास परियोजनाओं का जो लाभ है वो संगठनों की मध्यस्थता कराने तक भी एनजीओज जो हैं उनका वो विकसित हो चुके हैं। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है उसको पर्यावरण और समाज पर कंपनी के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको कम करने, समुदाय की भलाई करने और कॉर्पोरेट जो स्वैच्छिक ज़िम्मेदारी है उसके रूप में जाना जाता है। सीएसआर को आम तौर पर उस तरीके से हम समझ सकते हैं जिसके माध्यम से एक कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनिवार्यताएँ जो हैं उनको उनमें संतुलन हासिल करती है और साथ ही साथ जो उसके शेयरधारक या हितधारक हैं उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करती है। तो हालाँकि भारत में कॉर्पोरेट मामलों में के मंत्रालय जो हैं वो भारत सरकार ने हाल ही में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 को कंपनी में जो हम सीएसआर की नीति की बात करते हैं नियम की और 2014 के साथ-साथ अधिसूचित किया है, जिससे कि कंपनियों के लिए विकास परियोजनाओं में निवेश करना अब अनिवार्य हो गया है। कंपनी सामुदायिक साझेदारी की उभरती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य ने इस नीति को और अधिक विकसित किया है और ये मानव विज्ञानियों को गैर सरकारी संगठनों या नागरिक समाज संगठनों के साथ काम करने का एक अपार अवसर प्रदान करती है, जो सीएसआर की जो नीति है। विकास नीति में इस बदलाव के साथ-साथ विकास की जो पुरानी जो नीति है मानव विज्ञान का भी उसमें विस्तार होना चाहिए, जिसमें जलवायु परिवर्तन जैसे कि वैश्विक नीतियों को शामिल किया जाना चाहिए और वैश्विक सामाजिक इंजीनियरिंग का जो है मानव विज्ञान है वो भी बनना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं सीएसआर के रोल की बात करते हैं तो कई सारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनके सहयोग से विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक अध्ययन द फ्यूचर रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इस एक अध्ययन किया गया था और 2030 तक जो सिविल सोसाइटी है इनकी उभरती हुई क्या भूमिकाएं हो सकती हैं उसके बारे में उन्होंने एक विस्तृत हम कह सकते हैं उन्होंने बुलेट पॉइंट्स तैयार किए थे। तो पहली बात तो जो ये सिविल सोसाइटी है ये एक वॉचडॉग की तरह काम कर सकती है, यानी कि संस्थानों की जो जवाबदेही है उनको बनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को बढ़ावा देना। दूसरा वकालत करना, यानी कि सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बदलाव की वकालत करना। तीसरा ये सेवा प्रदाता के तौर पे काम कर सकते हैं जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और सुरक्षा जैसी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। आपदा प्रबंधन के समय ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उसकी तैयारी के लिए और आपातकालीन प्रतिक्रिया को लागू करने के लिए। विशेषज्ञ के तौर पर नीति और रणनीति को आकार देने के लिए और समाधानों की पहचान करने और निर्माण करने के लिए भी इनका अनुभव महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा ये क्षमता निर्माण के लिए भी काम कर सकते हैं जहाँ पे शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य क्षमता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ये इनक्यूबेटर की तरह भी काम कर सकते हैं, यानी कि ऐसे समाधानों को विकसित करना जिनके लिए लंबी अवधि या पेबैक अवधि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये प्रतिनिधि के तौर पे काम कर सकते हैं उन समुदायों के जो हाशिए पर हैं या जो शोषित हैं या जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उनको शक्ति देने के लिए ये उनके प्रतिनिधित्व के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर सकते हैं। ये नागरिकता चैंपियंस यानी कि सिविल चैंपियंस की तरह काम कर सकते हैं और ये नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित कर सकते हैं और नागरिकों के अधिकारों के समर्थन करने के लिए भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। एकजुटता के समर्थक के तौर पे काम कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे सार्वभौमिक मूल्य हैं उनको बढ़ावा देना, लोगों में उसके प्रति जागरूकता पैदा करना और अपने हितों की उनके हितों की रक्षा करने के लिए उनको अवेयर करना। इसके अलावा मानकों की परिभाषा के लिए भी ये काम कर सकते हैं, यानी बाजार और राज्य की जो गतिविधियां हैं उनको आकार देने वाले जो मानदंड बनाने वाली के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है मानव विज्ञानी जो है वो महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये नहीं है कि मानव विज्ञान प्रासंगिक है या नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि लगातार समय के साथ साथ जिस समय में बदलाव के बाद भी जो मानव विज्ञान का जो ज्ञान है, जो कौशल है वो महत्वपूर्ण रहा है और उसकी उनका जो हम कह सकते हैं एकमात्र ही ये हालांकि एकमात्र ऐसा अनुशासन नहीं है, मगर फिर भी जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम नागरिकों की बात करते हैं, उनके हितों की रक्षा की बात करते हैं, हम राज्य और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो मानव शास्त्रियों और उनके ज्ञान की महत्वता को आसानी से समझा जा सकता है।
अगर हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानवशास्त्रियों के इमर्जिंग रोल्स की बात करें, तो अभी आज समसामयिक परिप्रेक्ष्य में इन बहुत विभिन्न प्रकार के ऐसे विषय हैं जिन पे कि ये काम करते हैं और उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अर्थव्यवस्था, धर्म, विज्ञान, लिंग, मानवाधिकार, संगीत, कला, पर्यटन, प्रवासन और इंटरनेट से संबंधित ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जहाँ पे इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। जब हम बात करते हैं मानव विज्ञान की 4 व्यापक उभरती हुई भूमिकाओं को हम के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो बहुत आज के क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। जैसे कि मानव विज्ञान जो है, वो शोषण के उभरते हुए रूपों के प्रति जो कमज़ोर समूह जो हैं, उनकी विकृतियों को का विश्लेषण करते हैं और उससे संबंधित जो भी निदान हैं, उन पे अपने गहन अध्ययन और अनुसंधान के बेसिस पे उनके लिए नीति निर्धारण कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रमुख अवधारणाएँ हैं कि मानवशास्त्री जो हैं वो सिर्फ़ आलोचनाओं से संबंधित हैं, तो क्योंकि उनका ज्ञान बहुत वृहद और विस्तृत है और वो कमियों के बारे में उनका ज्ञान है, इसलिए वो इस तरह के परिप्रेक्ष्य में भी जो उनकी भूमिका रहती है वो महत्वपूर्ण रहती है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप जो है वो उनकी विशेषज्ञता है, क्योंकि वो उनके अनुभव के आधार पर है। जैसे कि जो पर्यावरणवाद है या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें भी जो मानव शास्त्रियों का ज्ञान है, अनुसंधान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और क्योंकि उनका एथनोग्राफिक जो उनका अनुभव है लोगों से संबंधित, समुदायों से संबंधित, वो उनके अनुभव के रूप में ट्रांसलेट होता है उनकी विशेषज्ञता में, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के और नीतियों के निर्धारण के सलाहकारों के रूप में काम कर सकते हैं। धन्यवाद।